भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विदेशी आक्रमणों के बाद भी भारतीय सभ्यता कभी नष्ट क्यों नहीं हुई? इसका कारण है यहाँ की महान संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा, जिसने भारत की आत्मा को जीवित रखा। IGNCA भारत की इसी समृद्ध संस्कृति को सहेजने और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व बखूबी निभा रहा है। केंद्र भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कला, संगीत और विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और इन्हीं प्रयासों में एक अहम कदम है हमारी ये विशेष प्रस्तुति संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती और दूरदर्शन का। इसमें आप हर सप्ताह देख सकते हैं भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और आपको दिखाते हैं आज की झलकियां। IGNCA को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। The most striking feature of the Gaddi homeland is the Mount Mani Mahesh Kailash. One of my Sanskrit teacher, Pandit Chattopadhyay, when he learned that I was to go for training. एरन का प्राचीन नाम एराका से लिया गया है, जो संभवतः एक लंबी घास को संदर्भित करता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय का अग्रणी संस्थान IGNCA हर हफ्ते बुक लॉन्च, पेंटिंग प्रदर्शनी, विशेष अवसरों पर अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किसी विषय पर टॉक शो, सेमिनार और अपने फील्ड में अनुपम योगदान देने वाले शख्सियतों की स्मृति में मेमोरियल लेक्चर और विशेष सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करता है। तो आइए संस्कृति संवाद के इस खास सेगमेंट में देखते हैं कि IGNCA में बीते हफ्ते किन किन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की सुर्खियों पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र लगातार मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से मोटे अनाज के महत्व को किसानों और उपभोक्ताओं के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इन प्रयासों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि देखी गई, बल्कि समाज में पोषण और स्वास्थ्य को भी प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया था। इसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए IGNCA को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने वाले पंडित ओमकार नाथ ठाकुर संगीत प्रेमियों की जुबान पर आज भी अमर हैं। उनके द्वारा रचित राग और बंदिशें आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें संगीत की तकनीक और ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया। 24 जून 1897 को गुजरात राज्य में जन्मे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की जयंती के अवसर पर IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में
एक स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उनकी जीवन यात्रा, संगीत शैली और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा की गई, जिससे युवा पीढ़ी को उनके महान कार्यों से प्रेरणा मिले। नृवंश विज्ञान अनुसंधान यानी एथनोग्राफिक रिसर्च वो माध्यम है जिससे हम किसी विशेष समुदाय के बारे में सामाजिक और व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में एथनोग्राफी और फील्ड वर्क गुणात्मक अनुसंधान की नींव पर एक पुस्तक चर्चा का आयोजन किया गया। इस पुस्तक का संपादन दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उर्फात अंजम मीर और डॉक्टर ओइनाम हेमलता देवी ने किया। इस पुस्तक चर्चा में छात्रों और अन्य अतिथियों के बीच एथनोग्राफिक अनुसंधान और फील्ड वर्क की जटिलताओं पर सार्थक चर्चा हुई। In 1930s, when Evans Pritchard wanted to go for his field work in Africa, he had no clue how to do ethnography, what to do. And I've mentioned this quote, I'll read that quote, I first sought advice from Westermarck. All I got from him was, don't converse with the informant for more than 20 minutes. Because if you are not bored by that time, he will be. IGNCA भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोने पर लगातार प्रयास कर रहा है। इस क्रम में IGNCA और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। ये समझौता ज्ञापन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोने और प्रोत्साहित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसका उद्देश्य कला, संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है। इसके अंतर्गत दोनों संस्थानों के संयुक्त प्रयास से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता और रुचि बढ़ेगी। ब्रह्मांड में नाद शब्द की उत्पत्ति का विशेष महत्व है। भारतीय संगीत में नाद को उच्च स्थान प्राप्त है, जिसका अर्थ है स्वर या कोई ध्वनि। नाद के इसी महत्व को बताने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और काशी महानगर के संस्कार भारती ने संयुक्त प्रयास से नाद यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भागीरथ जालान के शास्त्रीय गायन से शुरू हुई। इसके अलावा वरिष्ठ कलाकार के रूप में प्रोफेसर वी बालाजी और कल्पना किशोरी ने युगल वायलिन की प्रस्तुति दी। इस सृष्टि का एक अंश हमारी आत्मा में निहित है और संगीत उसी आत्मा की आवाज है। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों का संयोजन ही संगीत है। संगीत की सारी विधाओं को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय और IGNCA कई म्यूजिक फेस्टिवल्स को आयोजित करता है। इन्हीं म्यूजिक फेस्टिवल्स में होती है प्रसिद्ध कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां। ये कृष्ण का देश है। कृष्ण को मुरलीधर भी कहते हैं। मुरली यानी बांसुरी को धारण करने वाले, और इसीलिए बांसुरी की तान में वो दिव्यता होती है जो अनायास ही सबको अपनी ओर खींच लेती है। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के सेगमेंट में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के कार्यक्रम दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा के दौरान दी गई मनमोहक प्रस्तुति।
एक तो नाम इतना सुंदर है, दीक्षा, पहली बार सुनने को मिला, और ऐसी संस्था है जो ऐसा काम कर रही है कि मैं सोच भी नहीं सकता। और ये काम जो ये कर रहे हैं कि एक कलाकार को बुला के, उनके शिष्यगण को बुला के, और एक साथ बैठने का और एक साथ बातें करने का और एक साथ गाना बजाना करने का जो अवसर दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी संस्था ने ऐसा सोचा भी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये परंपरा चलती रही और ये परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये परंपरा भारत में ही नहीं सारी दुनिया में जानी चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको संगीत के बारे में, सुनने वालों के बारे में, श्रोतागणों के बारे में और ऐसी संस्था के बारे में थोड़ा ज्ञान मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। जब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी की तान छेड़ते हैं तो वह दिल को छू जाता है। उनकी बांसुरी की दिव्य पुकार का अनुभव आपने भी किया होगा। अब हम आपका परिचय करवाते हैं भारतीय संस्कृति के एक और अनूठे पहलू से। आपने कभी गद्दी जनजाति के बारे में सुना है? गद्दी जनजाति मुख्य तौर पे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा और किन्नौर जिलों में निवास करती है। इन लोगों का मुख्य काम पशुपालन और ऊन का उत्पादन है। गद्दी लोग हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए हैं और उनका जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सिने सर्कल के हमारे इस सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी गद्दी जनजाति के जीवन और संस्कृति पर बनी फिल्म लैंडस्केपिंग द डिवाइन स्पेस एंड टाइम अमंग द गद्दी। तो आइए इस फिल्म के जरिए जानते हैं गद्दी जनजाति के बारे में। The Gaddi are a sheep herding community who travel in the higher reaches of the Dhauladhar range of the western Himalayas. Their traditional habitat are the slopes and forests that stretch from the high passes of Lahore to the Kangra Valley in Himachal Pradesh. In their long and arduous journeys over weeks and months, the Gaddis cover distances of hundreds of kilometers. The most striking feature of the Gaddi homeland is the Mount Mani Mahesh Kailash. Believed to be the abode of Lord Shiva, its presence sanctifies the origin and essence of the entire region. Shiva, it is said, created the Mount Mani Mahesh Kailash, positioning it right in the middle of this universe. Here he lives with his consort Parvati, casting a benevolent gaze on humankind. This landscape is a cultural text of the Gaddis, through which they tell stories about themselves, their social relations within the community, and their relation to the divine order. Notions of time and space are derived from the upward-downward movement of the Gaddis' main deity, Lord Shiva. Shiva resides at Mount Mani Mahesh for one half of the year. Then he migrates to Pialpur, the Netherlands, in the winter months, taking with him all living creatures. The Gaddis too migrate along with him. From Janmashtami onwards, he begins to move his flock down towards Jandhar, the lower valleys of Kangra. And on Shivratri, he starts moving them upwards to Gaderan. In the animal timetable, it is understood that while the higher reaches of the mountains provide more food in summer, the lower reaches have ample fodder in winter. Their journeys begin around May and could continue till November. Before migrating to the lower hills, the Gaddis must make a pilgrimage to Mount Mani Mahesh. The 10-day Gugal Jatar is held in many villages, during which an umbrella representing a deity called Gugri and her brother Ajyapal or Gugga Mandlik, along with a procession of about 5 chelas of different deities, collectively known as Panchbiri, roam from village to village. They answer queries,
give solutions, and remove the evil forces from the land. In fact, the Gaddi mythology not only empowers the landscape with divine presence, but most importantly, it landscapes the divine. Year after year, the Gaddis continue to travel to the higher altitudes of the Himalayas and back. Despite all the changes brought on by modern life, this journey carries on as it has done for hundreds of years. अभी आपने देखा कितनी सुंदर है गद्दी जनजाति की संस्कृति। अब हम आपको लिए चलते हैं संस्कृति संवाद के हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां आपको दिखाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों के साथ बातचीत। इन्हीं में से एक नाम है फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और एएसआई के पूर्व महानिदेशक पद्म विभूषण प्रोफेसर ब्रजबासी लाल। प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, दिल्ली का पुराना किला, राजस्थान के कालीबंगन सहित कई ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की गई थी। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर के प्रमाणों को सामने लाने के कारण होती है। तो आज विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में आप देखिए प्रोफेसर बीबी लाल के साथ खास बातचीत। I fared very well in my high school and intermediate and got UP government scholarship. So when I went to the University of Allahabad, I had with me the support of 20 rupees scholarship. At that time, the total expenditure needed was 50 rupees. So I gave 2 tuitions to students, one in the morning, one in the evening. Now, I also participated in extracurricular activities. I was a member of the hockey team, I was a member of the volleyball team, and besides I used to take part in dramas. So all this meant a lot of pressure. And by the middle of the second year BA, I collapsed. I had fever for 3 months before the examination. And it happened as was anticipated. In mathematics I did very badly, just scraped through. In English I got good marks. In Sanskrit I topped the list of the candidates. Now that became a total changing point in my life. And at that time I was very sorry for it, but I didn't want to go in for Sanskrit. But because I topped the list of Sanskrit candidates, I was given a fellowship. And that fellowship sustained me. So that was a temptation to take up Sanskrit. Now, today looking back, I found, as they say, failure is the play of success. This failure in mathematics kept me away from mathematics and took me to Sanskrit. Now in Sanskrit, there was a branch called epigraphy, in which ancient inscriptions in Sanskrit and Pali were taught, and also architecture. So I opted for that. And then that became a point of diversion towards archaeology. Playing Shakuntala. The drama was to be staged only for one night. It was so much liked by the audience, packed house, that we had to do it for 3 days instead of one. At this point I am reminded of something very, how I got the affection of my teachers. One of my Sanskrit teacher, Pandit Chattopadhyay, when he learned that I was to go for training to Taxila, a very cold place compared to Allahabad, he asked, Brajvasi, do you have an overcoat? I said, sir, I have never heard of an overcoat. He was so kind as to got one prepared from me and gave it to me. See the kind of teachers. तो ये था प्रोफेसर बीबी लाल के साथ स्पेशल इंटरव्यू।
इसी के साथ अब हम आ गए हैं संस्कृति संवाद के आज के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में, जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के गांव की लोक कलाओं और परंपराओं के साथ। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का हिस्सा है। इसके तहत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। आज मेरा गांव मेरी धरोहर में जानिए मध्य प्रदेश के ऐरन गांव के बारे में। ये भारत के सबसे प्राचीन गांव में से एक है। एरन मध्य प्रदेश में एक प्राचीन गांव और पुरातत्व स्थल एरन भारतीय राजवंशों के लिए प्राचीन पर्यटक स्थलों में से एक था। यह 5वीं और 6वीं शताब्दी के गुप्त काल के मंदिरों और स्मारकों वाला एक सुंदर गांव है। एरन का प्राचीन नाम एराका से लिया गया है, जो संभवतः एक लंबी घास को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर हाथी कैटल कहा जाता है, जो एरन में बहुतायत में उगता है। बच्चों की शिक्षा के लिए गांव में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय है। गांव के पश्चिम में स्थित प्राचीन हिंदू मंदिरों का एक समूह है, जो पूर्व या किसी कार्डिनल दिशा में संरेखित नहीं है। मंदिर की पंक्तियों के सामने एक स्तंभ खड़ा है, जो 43 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर गरुड़ की मूर्ति है, जिसके सिर के पीछे एक चक्र है, जिसके हाथ में सर्प है। मंदिर में सुअर पत्थर से बना है, लेकिन उसके शरीर की सतह की जटिल नक्काशी उसके दाहिने दांत से लटकी हुई देवी, शिलालेख और अन्य विवरण मूर्ति को एक प्रतीकात्मक कथा बनाते हैं। वराह मंदिर के उत्तर में विष्णु मंदिर है। इसमें विष्णु की एक क्षतिग्रस्त विशाल मूर्ति है, जो 13.17 फीट ऊंची है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एरन गांव का इतिहास कई सालों पुराना है। यह गांव केवल ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गांव की श्रेणी में आता है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।